चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट था। कुछ लड़कियों का मैसेज आया कि हमारा पेपर है और आप पहले इंपॉर्टेंट चीज करा देना जो मॉडर्न में से आ सकती है। 26 तारीख का है पेपर। कब है? इस 18 का लड़कियों का कांस्टेबल का। अच्छा 26 का किसका है? अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो उन्होंने कहा कि मॉडर्न इंडिया 28-19 मतलब तो सैटरडे संडे। अच्छा 18-19 मतलब हाँ इस सैटरडे और संडे 2 दिन एग्जाम है। अच्छा एक्चुअली मैंने थोड़े से करंट अफेयर्स बनाए थे, वो आज तैयार हुए हैं, तो आज मैंने उसको टाइपिंग के लिए दिए, उसने वो पूरे कर दिए थे। कर दिया जाए पूरे। मुझे लगा तुम्हारा पेपर अगले हफ्ते, मैं सोच रही थी मंडे से कराऊंगी उनको। तो एक काम करते हैं, कल तक आ सकते हैं वो? कल तक आ जाएंगे ना? कल लड़कियों का पेपर क्योंकि सैटरडे संडे का है, करंट अफेयर्स को मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है पढ़ के जाना। हमने पिछले महीने तक पढ़ लिए थे, जब पेपर हुआ था वो कैंसिल हुआ। अब फिर जो रह गया था अगस्त का थोड़ा सा रह गया टॉपिक, और मेरे ख्याल जुलाई का तो शायद मैंने करा दिया था कि नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन आपका अगस्त का, क्योंकि 15 अगस्त से कई इस तरह की घटनाएं हुई, कुछ टॉपिक ओलंपिक्स के थे इसमें, तो कल हम करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं फिर हरियाणा को फोकस करके, जिसमें हरियाणा की बातें होंगी। मैं इस बैच में कल हरियाणा करंट अफेयर्स करा दूं, क्योंकि संडे का अगर एग्जाम है तो पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है? क्या पता 1 नंबर 2 नंबर का कहाँ से टॉपिक उठ जाए। कोई नहीं, आज मॉडर्न इंडिया कर लेते हैं। पेपर का पता आता कुछ नहीं है कहाँ से क्या आएगा, क्या पता एक भी क्वेश्चन ना आए, आने को 4 आ जाए। मॉडर्न इंडिया में हाँ जी क्या कह रहे हो? इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, कुछ नहीं पता होता, क्या पता उनके मन में क्या है, क्या टॉपिक उठा दें। आप अब HCS का देखो, वो पेपर कोई कांस्टेबल भी पास कर सकता था, ऐसा पेपर बना रखा था। हरियाणा जी के 1 भी नंबर का नहीं दिया, जबकि ये कंडीशन होती है कि जब आप किसी सिविल सर्विसेज का पेपर देते हैं स्टेट का, तो उसमें स्टेट GK पूछनी होती है। जिसको अपने राज्य की जानकारी नहीं है वो प्रशासन कैसे संभालेगा, जिसको यही नहीं पता इस राज्य में कहाँ क्या होता है। ये गलत था। ये पेपर बनाने का तरीका भगवान ही जाने हरियाणा में क्या फॉलो करते हैं और क्या नहीं। जब तुम्हारा पेपर वो लीक हुआ, उसमें एक भी हिस्ट्री का नहीं, पॉलिटिकल का नहीं, कुछ भी नहीं आया था ना ज्योग्राफी का आया। अब देखें तो पेपर वैसे ठीक था, पर हरियाणा GK ना होना गलत था। कुछ नहीं पता एग्जाम में क्या आएगा, इसलिए जो पढ़ सकता है वो पढ़ लेना चाहिए, जो मिले वो पढ़ लो। तभी हम कहते हैं साल 1.5 साल अब कम से कम चाहिए, क्योंकि उतने में चीजें कानों में से कम गुजर जाती हैं। चलो आज इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। पेपर आने की उम्मीद है 1885। मैंने फर्स्ट चैप्टर करा दिया कंप्लीट, जिसमें हमने पढ़ा था 3D इडियट। सेकेंड चैप्टर वैसे तुम्हारा उत्तर मुगल काल का है, लेकिन उत्तर मुगल काल के चांसेस उतने नहीं है, आ सकता है जितने कि इसके बाद के। तो पहले इसको पढ़ लें, ताकि इसमें नंबर जब चांसेस ज्यादा हैं तो पढ़ के जाना हमारी जिम्मेदारी है। अब ध्यान से सुनो, ये लास्ट चैप्टर है इस किताब का। 1885 को क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्योंकि इस साल में आपके देश में एक संगठन बना था कांग्रेस, और आप सब जानते हैं पहले इंडियन नेशनल क्या थी? यूनियन थी, बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। इस INU का ही नाम तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया था। ये बनाई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इस संस्था में जब ये कन्वर्जन हुआ, अजीब बात है सुरेंद्र नाथ ही नहीं पहुंचे, ये एब्सेंट थे पहली बैठक में। और यहाँ ये नाम किसने सजेस्ट किया? दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने एक बड़ा अच्छा सिद्धांत दिया था, एक किताब में लिखा था। किताब क्या थी वो? द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये था कि कैसे तुम्हारे यहाँ से ड्रेन हो रहा है, पानी की तरह जा रहा है, बह रहा है, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, यानी तुम्हारी जो ये पूंजी है ना, जो तुम जिसके दम पे कहते हो हम बहुत अमीर देश थे, ये सब यहाँ से ले गए अंग्रेज ढोके। और इसको कहा, ये थ्योरी दी थी कि कैसे तुम्हारे देश से पानी की तरह पैसा बहा के अंग्रेज ले जा रहे हैं। व्यापार में टैक्स भी तुमसे लेते हैं, चीजें भी तुमसे खरीदते हैं, और सस्ती दरों पे बेच के अपने वहां से पैसा कमा के और वहां भी अमीर बनते जा रहे हैं और यहाँ से लूटते जा रहे हैं। दादा ने उस टाइम कहा था कि जिस स्पीड से भारत को लूटा जा रहा है ना, आने वाली सदियों में भारत बहुत नीचे गिरेगा। और आज ऐसा ही है। आज हम एक गरीब देश हैं, बेरोजगारी, भूखमरी और नाकाबिली कितनी ज्यादा है यहाँ। इसका कारण ये सब था, हमें समझ नहीं आया। किस आदमी ने समझ लिया था? इसका मतलब दादा काफी पढ़े लिखे और समझदार आदमी थे। कांग्रेस जब बनी तो उससे पहले कई संगठन थे, और उनमें से ही इंडियन नेशनल यूनियन, बस नाम बदल के क्या कर दिया? INC। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल 2 भाई थे, इनके नाम पे संस्कृत महाविद्यालय था। और इसी के एक ऑडिटोरियम में, एक हॉल में, बड़े से कमरे में 72 लोग इकट्ठे जाके बैठ गए और कह दिया जी हम कर रहे हैं बैठक। इन 72 ने अपना हेड बना लिया WC बनर्जी को, व्योमेश चंद्र बनर्जी।
सुरेंद्र, अभी मैंने पीछे नाम लिखा था देखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये नहीं आए थे, जबकि इनका संगठन क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। इनके जैसा ही नाम है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये इसके अध्यक्ष बन गए। और इसके बाद फिर लगातार मीटिंग्स। एओ ह्यूम का नाम आप जानते ही हैं, रिटायर्ड स्कॉटलैंड का उस टाइम का सिविल सर्वेंट था। स्कॉटलैंड भी आप जानते हैं ब्रिटेन ने कब्जे में ले रखा था, तो स्कॉटलैंड का मतलब यूनाइटेड किंगडम का ही तो हिस्सा हुआ। उसका नाम था ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम, जिसने की सोची समझी प्लानिंग के तहत कि आपका गुस्सा बाहर ना आए 57 की क्रांति के तरह से, इसलिए एक पार्टी बना दी। और पार्टी में आके आप खूब चीखो, चिल्लाओ, गुस्सा करो, अंग्रेजों को गालियां दो, लेकिन आप कभी क्रांति करने की ना सोचो, इसके लिए पार्टी बना दी गई। पार्टी ने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा रुख दिखाया, और 85 में तो कुछ नहीं, लेकिन 86 में अंग्रेजों ने भी, जो उस टाइम का मुखिया था ना लॉर्ड डफरिन के टाइम में हुआ, उसने अगले साल जब ये इकट्ठे बैठे ना, तो इनको गार्डन पार्टी दी अपने घर बुला के, और इन सबको खाना पीना खिलाया जो कांग्रेस के मेंबर्स थे। कांग्रेस स्टार्टिंग में 72 लोगों की संस्था थी, अगले साल 400 प्लस थे, उससे अगले साल 600 प्लस, और उससे अगले साल 1200। फिर ये कड़ी इतनी बड़ी बन गई कि लाखों लोग इसके फॉलोवर बन गए, जिसकी स्टार्टिंग कितने से हुई थी? 72। ये 4 मीटिंग्स बहुत काम की हैं। पहली मीटिंग हुई थी कहां पर? बंबई में, फिर हुई थी कलकत्ता में, इसके बाद मद्रास में। ये 3 बड़े शहर थे ही, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, प्रेसिडेंसी इलाके थे। इसके बाद अगली हुई थी कहां पर? इलाहाबाद में, जो अब प्रयागराज है। यहाँ की बैठक में 72 थे, फिर 400 प्लस, फिर 600 प्लस, फिर 1200। यहाँ मुखिया बनाया गया था WC बनर्जी, और यहाँ मुखिया बने थे दादा, यहाँ बने थे बदरुद्दीन जो मुसलमान है, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम हैं जिनको हमने अपना कांग्रेस का हेड बनाया। ये पारसी है, ये हिंदू, ये पारसी, ये मुसलमान, ये अंग्रेज, यानी मल्टी रिलीजियस बन गया ये। यहाँ बना था जॉर्ज यूले। इन सबसे ऐसा एहसास होता है कि किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है, इसमें हिंदू भी दिखाई दिया तुम्हें, इसमें पारसी दिखा, इसमें मुस्लिम दिखा, और इसमें अंग्रेज दिखा। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सभी तो हैं। और उस टाइम पर इतने सारे लोग स्टार्टिंग में बन जाने का मतलब ऐसा दिखाया गया कि ये सबके फायदे के लिए है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसको बनाने के पीछे वाल्व, सेफ्टी वाल्व, कि हमारा गुस्सा बाहर ना आए क्रांति के रूप में, हम इनकी बैठकों में जाएं, खूब चीखें, चिल्लाएं, अंग्रेजों को बुरा भला कहें, गालियां दें, और फाइनली शांत होकर अपने घर चले जाएं। 1890 पहली बार एक औरत, एक महिला, अभी अध्यक्ष नहीं बनी, लेकिन स्टेज पे बोलने का मौका मिला, कादम्बिनी गांगुली। ये पेपर में आ सकती है इस तरह की चीजें। गांगुली फर्स्ट वुमेन, पहली महिला जो स्टेज पे भाषण देके आई, और ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ग्रेजुएट महिला है। बिना पढ़े लिखे बोलोगे कहां से? बोलने के लिए ज्ञान चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये पढ़ी लिखी महिला थी, पहली महिला ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। तो जब कलकत्ता में सेशन हुआ तो कादम्बिनी गांगुली को माइक दिया, और इन्होंने बहुत बढ़िया दमदार भाषण दिया कि क्या रोल प्ले कर सकती है कांग्रेस भारत की आजादी में। और इसके बाद लगातार अच्छे अच्छे कामों की अगर मैं सीरीज की बात करूं तो 1885, 86, 87, 88, फिर 90, आने वाले कुछ सालों में बहुत सारी चीजें बढ़िया बढ़िया हुई। 1896 एक आदमी था रहमतुल्ला सयानी। ये पहला ऐसा मौका था जब आपके देश में वंदे मातरम गाया गया, और कांग्रेस के अधिवेशन में गाया तो घर घर में जाता था, लेकिन रहमतुल्ला सयानी फर्स्ट टाइम वंदे मातरम ये कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया कलकत्ता में 1896 में। इस साल वर्ल्ड ओलंपिक स्टार्ट हुए थे आधुनिक 1896। इस साल एक बहुत बड़ा आदमी मर गया था, जिसके बर्थडे को तुम 10 दिसंबर पुण्यतिथि को नोबेल बांटते हो। तो नोबेल की डेथ, एल्फ्रेड नोबेल की डेथ 96 में आधुनिक ओलंपिक, और 96 में रहमतुल्ला सयानी ने वंदे मातरम गाया। ये सयानी के अध्यक्षता में गाने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। सयाना आदमी था, सोच लो, इसने वंदे मातरम अपने टाइम पे लोगों को गाने के लिए कहा। इसके बाद 1905, 1906 और 1907, 1911 ये काम के हैं। हर साल सेशन में कुछ ना कुछ होता था, इनमें खास हुआ इस टाइम 5, 6 और 7, 5 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बताओ किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने, GK गोखले। और अगले साल क्योंकि लड़ाई झगड़ा बढ़ के सामने आने वाला था, तो जानबूझ के दादा को हेड बना दिया कि कोई बोलेगा ही नहीं। दादा साहब, या कह लो ये अपना क्या नाम है इनका, दादा भाई नौरोजी। दादा साहब तो फल के दिमाग में आता, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई काफी उम्र दराज थे, और इनके लीडर बनने का मतलब था बाकी सब पीछे हो जाएंगे, क्योंकि लाल बाल पाल उस टाइम पे थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे अपने अंडर करने की इसको। 1907 का अधिवेशन में सूरत, पहले ये देख लें, GK गोखले, कहाँ हुई थी बैठक? BGCD, ये मैंने बहुत पहले बताया था। बनारस में अधिवेशन हुआ,
और गोखले के टाइम पे पहली बार एक शब्द यूज, भाई थोड़ा धीरे सुनो, ज्यादा बोलो, कम सुनो ज्यादा, क्या पता कौन सा एक पॉइंट में बोल रहा हूँ जो एग्जाम में मिल जाए। जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, आप सबको पता होना चाहिए, गांधी इनको गुरु मानते हैं, पर इनका 36 का आंकड़ा है लाल बाल पाल के साथ, ये उनको एक आंख नहीं पसंद करते, और इनकी इच्छा कभी नहीं थी कि ये गरम दल वाले जिनकी विचारधारा क्रांतिकारी बनेगी आगे जाके। भगत सिंह इन्हीं का तो पढ़ाया हुआ लड़का है। भगत सिंह किसके कॉलेज में पढ़ा था? लाला जी के। लाल बाल पाल से खासे चिढ़ते थे, ये बिल्कुल सच्ची बात है, और गोखले जी कभी पसंद नहीं करते कि इनका वर्चस्व बने। और गोखले जब बनारस में थे तो एक शब्द यूज किया गया था, क्या शब्द था ये? स्वदेशी या स्वराज? पहले स्वदेशी शब्द आया, फिर स्वराज शब्द, और फिर पूर्ण स्वराज। दादा भाई के टाइम में जब बैठक हुई, कहाँ हुई थी? कलकत्ता, और एक शब्द यूज किया गया स्वराज। लेकिन इसको क्लियर नहीं किया कि कौन सा स्वराज, किसका स्वराज, कैसे अपना राज चलाओगे। तो ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको हम याद कर लेते हैं। BGCD, बाल, ये अपना B मतलब बनारस, C मतलब कलकत्ता, ये गोखले और ये दादा। पहले स्वदेशी शब्द आएगा, फिर स्वराज, क्योंकि बाद में पूर्ण स्वराज आएगा। 1907 तक सब चीजें, लड़ाई झगड़े सामने आने को हो गए, और इस बैठक को किया गया था सूरत में। और सूरत में रास बिहारी, कौन सा बिहारी, बोस या घोष? क्योंकि बोस तो क्रांतिकारी है, बोस तो बम फेंकेगा, तो उसको कौन बनाएगा? वो तो फिर लाल बाल पाल के सहयोगियों में हो गए ना, भगत सिंह के में। रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, और इस अध्यक्षता के पद पे बहुत तू मैं हुई, क्योंकि लाला जी चाहते थे और बाल गंगाधर तिलक चाहते थे और विपिन चंद्रपाल कि यहाँ बाल गंगाधर तिलक बने अध्यक्ष, लेकिन कौन बना दिया गया? रास बिहारी घोष। रास बिहारी बोस बम की राजनीति चलने वाले क्रांतिकारी हैं, उनको कभी नहीं चाहेंगे, एक जैसे नाम है लेकिन दोनों में अंतर है। रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष, और यहाँ कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, गरम और नरम। और फिर इसके बाद 1911 में जब कलकत्ता में फिर से बैठक हुई, तो एक आदमी था जिसका नाम था, क्या नाम था? धर नाम था उनका। क्या नाम था? भीष्म नारायण, भीष्म नारायण, BN धर, BN धर। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1911, भीष्म नारायण, भीष्म पितामह से याद कर लो, भीष्म नारायण धर, इन्होंने अध्यक्षता की, और यहाँ पहली बार जन गण मन ये गाया गया, यानी आपका राष्ट्रगान जो बाद में बनेगा, जन गण मन, ये पहली बार किस सन में गाया गया? 1911। ये धर के टाइम में, धर अध्यक्ष, और सयानी जब अध्यक्ष थे तब आपने गाया था वंदे मातरम। बैठक वो भी कलकत्ता में, ये भी कलकत्ता में, आपकी राजधानी कलकत्ता थी कम से कम इस टाइम तक। इसके बाद दिल्ली दरबार लगेगा और घोषणा करके नई दिल्ली नई बनाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक एक नंबर के लिए, समझ में आ गए ये? पहली बार एक औरत ने कब स्टेज पे भाषण दिया? 1890 में। क्या नाम था उसका? कादम्बिनी गांगुली। कहाँ की यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट थी? कलकत्ता में। इसके बाद अब हमने जो देख लिया, 1885, 86, 87, 88, 1890, 1896, 1905, 1906, 1907। बताओ 5 का अध्यक्ष कौन था? 5 का 11 भी देख लिया ना, 11 भी। पहली बार जनगण मन कब गाया गया? कौन अध्यक्ष था? भीष्म नारायण धर, यानी BN धर। और साथ में कौन था वो जब फूट पड़ी? रास बिहारी घोष। 6 में दादा बना दिए। दादा ने क्या शब्द यूज किया? स्वराज। ये 5 में गोखले क्या शब्द लाए? स्वदेशी। ये स्वदेशी बहिष्कार का टाइम भी तो यही था जब स्वदेशी बहिष्कार आया। 96 में क्या गाया हमने? वंदे मातरम। कौन था वहां? रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह मुस्लिम, रहमतुल्लाह सयानी। लेकिन गाया हमने क्या था? हाँ, अच्छा, क्या क्वेश्चन पूरा एग्जैक्टिव फॉर्म बतानी पड़ेगी, क्योंकि इसका तो यूज कईयों ने किया। गांधी ने भी स्वराज यूज किया। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं लाला लाजपत राय ने इसका पहला प्रयोग किया, लेकिन वो मान्यता नहीं मिली। जो मान्यता मिली ना, वो अध्यक्ष के फॉर्म में, वो किसको मिली? दादा ने इसको, जैसे एक मान लो, इसको ऐसे समझो, एक वर्ड मैं यूज करूं यहाँ खड़ी होके, मैं यहाँ की अध्यक्ष हूँ, एक तुम में से कोई वर्ड यूज करे, मान्यता किसको मिलती है? जो स्टेज पे खड़े होके, स्टेज पे सबके सामने स्वराज शब्द का यूज किसने किया? दादा ने। वैसे स्वराज के ऊपर गरम दल वाले पहले से एक्टिव थे। गरम दल वाले जब 1885 के बाद 20 साल बीत गए ना, और इन्होंने कुछ नहीं किया, तब उन्होंने कहा था स्वराज के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन 16 में जाके स्पष्ट कहेंगे, जब वो लखनऊ के स्टेज पे होंगे, वो बहुत बाद की बात है। उससे पहले स्वराज यहाँ पब्लिकली एक आदमी ने बोल दिया। कौन था ये आदमी? दादा। पहली प्रायोरिटी दादा को देना। लेकिन अगर वो कहें गरम दल में से किस बड़े नेता ने इसका स्पष्ट तौर पर यूज किया या हुंकार भरी, तो आप नाम लिखेंगे लाला लाजपत राय का। लाजपत राय इकलौते हैं जो गरम दल के होके भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और लखनऊ में उन्होंने ये शब्द स्टेज से बोला था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पर उससे पहले तो बहुत पहले बोल चुके, तो 9 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें से पूछ ले, महिला कहाँ थी पहली बार? 1890 की बैठक कलकत्ता।
96 की बैठक कलकत्ता, 11 की बैठक कलकत्ता। ये 1905 और 6, पहले स्वदेशी फिर स्वराज, पहले बनारस फिर कलकत्ता, ये याद रखने पड़ेंगे। यहाँ बैठक कहाँ हुई थी दूसरी? पहले बंबई में हुई, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद में, और उसके बाद ये 90 वाली कलकत्ता, ये कलकत्ता, ये तुम्हें पता ही है कहाँ कहाँ, बनारस और कलकत्ता, फिर 7 वाली सूरत और 11 वाली फिर कलकत्ता। सयानी कहाँ अध्यक्ष था जब हमने वंदे मातरम गाया? और धर कहाँ थे? धर जब हमने जनगण मन गाया। जनगण मन आप सब जानते हैं, पहले एक मैगजीन में छपा था जनगण मन। कौन सी मैगजीन थी वो? तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा था। ये पत्रिका थी, मैगजीन, इसमें छपा 1911 में। फिर 11 में सॉरी गाया था इन्होंने, जो हम कहते हैं ये वाली बात, ये झूठी बात है लेकिन पेपर में आएगी तो हम टिक कर देंगे। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया था, 12 में मैगजीन में छपा और 13 में इनको अवार्ड मिला, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल। और 1918 में टैगोर ने अपनी यूनिवर्सिटी बना दी जिसको नाम दिया विश्व भारती। 1819 में ही तो उसको मान्यता मिली थी, पहले तो छोटा सा स्कूल था, प्रकृतिवादी थे, नेचुरलिस्ट थे, इसको हटा देते हैं। 1911 तक की कहानी। इसके आगे अगर देखें बड़े बड़े तो 1916 काम का है, 1924 काम का, 25 काम का, 1928-29 दोनों काम के, 1938 और 1939 भी काम का, फिर 1947-46 इनके बारे में खास जान लो। 1916 ये लखनऊ पैक्ट था, लखनऊ में हुआ होगा, लखनऊ में सब इकट्ठे हो गए और अंबिका चरण मजूमदार, नाम से अंबिका औरत लेकिन ये आदमी है, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष हैं। और इस स्टेज पर जिन्ना भी आ गए और कांग्रेस के भी बड़े लीडर। पहले नरम गरम ने हाथ मिलाया और फिर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से हाथ मिलाया। इसका मास्टरमाइंड खुद जिन्ना थे। सरोजनी नायडू ने भी काम किया लेकिन एनी बेसेंट ने पहली प्रायोरिटी से काम किया। एसी मजूमदार के यहाँ पर स्टेज पर फिर आगे आके लाला जी ने कहा था, ये क्या कहा था इन्होंने, ये तिलक ने, सॉरी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी माइक से बोलने की। वो किसने बोली है? बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक और लाला जी एक जैसी बातें बोलते हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, दोनों क्रांतिकारी। यहाँ पे वो फेमस हुआ लेकिन अध्यक्षता किसकी है? मजूमदार। इससे पहले बहुत बड़े लेवल पे स्टेज पे खड़े होके क्या शब्द यूज किया था? स्वराज। वो किसने यूज कर लिया था? दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन उन्होंने पूर्ण स्वराज और इस तरह की बात नहीं की। इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसका मतलब ये इसको बिल्कुल चुनौती दे रहे हैं अंग्रेजी राज को। 24 में सिर्फ एक बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये बेलगांव में कर्नाटक में हुआ। सिर्फ एक बार। गांधी चाहते तो 10 बार बन जाते, दादा 3 बार बने थे, कईयों का नंबर आया, लेकिन गांधी सिर्फ एक बार बने और ना ही संविधान सभा के मेंबर बने। यानी गांधी लाइमलाइट में तो थे लेकिन बड़ी चीजों से हमेशा दूर रहे। 1925 एक 17 भी काम का रह गया। 1917 पहली बार एक औरत एनी बेसेंट, महिला होने के बावजूद ये इतनी प्रबुद्ध महिला थी कि इनको कांग्रेस का अध्यक्षा कलकत्ता में, राजधानी अब नहीं है लेकिन पढ़े लिखे लोगों का गढ़ है क्योंकि 12 के बाद राजधानी दिल्ली आ गई थी। एनी बेसेंट फर्स्ट लेडी हैं जिनको इतने सारी बैठकों में महिला होने के बावजूद अध्यक्षा की पद पर बैठा दिया। गांधी जी 25 में इंडियन महिला सरोजिनी नायडू अंग्रेजी में कविताएं लिखती हैं, द ब्रोकन विंग्स और द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ये फेमस किताबें हैं सरोजिनी की। सरोजिनी बनी है कानपुर में, अपने वाली बनी कानपुर में, विदेशी महिला बनी थी कलकत्ता में, अपने वाली कानपुर में। 25 में बनी गांधी से अगले साल। 28 में बने नेहरू के पिताजी यानी मोतीलाल नेहरू, साइमन कमीशन, वापसी और ये सब हम जानते हैं। 29 में पहली बार पूर्ण स्वराज ये शब्द यूज किया। अगर कहें स्वराज का अध्यक्ष ने यूज कहाँ किया तो तुम कहोगे 1906 में। वो कहेंगे कहाँ के मंच से हुंकार भरी गई कि हम स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं, 16 में। और वो कहेंगे पूर्ण स्वराज का नारा पहली बार तो 29 में लाहौर में रावी नदी के तट पर। किसने दिया था ये? पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पर रात 12 बजे ये शब्द यूज किया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। यहाँ स्वराज, वहाँ स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार की हुंकार और यहाँ पूर्ण स्वराज का नारा। अलग अलग मतलब है तीनों चीजों के। इसके बाद 1938-39 इसीलिए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, एसटी बोस, जो खूब पढ़े लिखे काबिल आदमी थे, उस टाइम सिविल सर्वेंट बन गए थे, वापस आके तुरंत युवा ब्रिगेड संभाल ली कांग्रेस की और कांग्रेस में कुछ ही सालों में इतनी ऊपर आ गए कि अजय गांधी को टक्कर देने के काबिल बन गए। 38 में सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन में खड़े हुए अपनी मर्जी से और ये इलेक्शन जीत गए। इनके जीतने का दुख मनाया गांधी जी ने और गांधी जी इस बात से नाखुश इसलिए थे क्योंकि गांधी का कहना था कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा मिलिट्री टाइप का है और तुम शांतिपूर्ण ढंग
से काम नहीं कर सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं सच था, क्योंकि वो अपने हक पे दूसरे को पीट भी सकते थे। सुभाष चंद्र बोस थोड़े गुस्से वाले आदमी तो थे ही। उनके मुकाबले गांधी जी कोई थप्पड़ मारे तो क्या जरूरत है, तुम शांत मत बनो, वो अपने आप शर्मा जाएगा। कोई क्यों शर्माएगा थप्पड़ मार के तुम्हें? इनका कहना था कि थप्पड़ कोई मार कैसे देगा। तो सही बात थी। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की विचारधारा बिल्कुल अलग थी। नेहरू बड़े समझदार और चालाक थे। नेहरू दोस्त बनते थे बोस के, लेकिन वैसे हमेशा आगे पीछे रहे गांधी के। नेहरू जी समझते थे इसकी तरफ बोला तो गांधी का बुरा बनूंगा, गांधी की तरफ बोला तो दोस्ती जाएगी। तो दोनों के बीच की विचारधारा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ ना, तो गांधी ने कहा बेचारे बहुत दुखी हो गए, इनको दुखी मत करो, तुम क्रांति प्रांति छोड़ दो, इन बेचारों का साथ देते हैं, और अगर साथ ना दे तो शांति से बैठते हैं, इनको बेचारों को शांति से लड़के जीतने दो, फिर जब ये हमें परेशान करेंगे तब हम क्रांति करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा भाई साहब आप बैठे रहेंगे, और ये बेशर्म लोग हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़के, इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, आपके लड़के मरे, इन्होंने क्या दिया, ये राज करते रहे, ये सेकंड में फायदा उठाओ। इन्होंने कहा था मौके का पूरा फायदा उठाओ, ये दुखी है ना, इनको और पीटो, इनको खुद परेशान करो, क्रांतियां करो, दुखी होकर भगा दो। नेहरू से पूछा, नेहरू जी बोले मुझे नहीं पता, जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो, न गांधी की बात मैं कहूं न मैं बोस की। डिप्लोमेटिक आंसर था नेहरू का। सुभाष चंद्र बोस किसको बुरे लगे इस बात पर कि ये देखो लड़ने मरने की बात करता है, और अगर ये इसका हेड बन गया तो इससे हजारों लोग लड़ने मरने की तरफ झुक जाएंगे, ऐसा गांधी को लगा। तो जब अगले साल इलेक्शन में खड़े हुए बोस, तो उन्होंने इसकी टक्कर में पट्टाभी को खड़ा कर दिया। पट्टाभी हार गए, ये जीत गए। इस बात से बेइज्जती किसने महसूस की? गांधी, कि ये पट्टाभी नहीं हारा, ये मैं हारा हूं। और गांधी जी वहां टेंट लगते थे पूरे, जहां जहां ये होते थे, पहला हरिपुरा में हुआ, फिर त्रिपुरी में, तो वहां के टेंट में अपना दुखी होकर बैठे थे, और वो जीत के मेडल वेडल सा कुछ मिलता होगा पहन के, वो टेंट में आए गांधी जी के में, और कहा गांधी जी मुझे ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं है। गांधी ने कहा नहीं भाई देखो तुम्हारी विचारधारा अलग, मेरी अलग। उन्होंने वो अपने गले से निकाला, जो जीतने पर पहनाते थे, गांधी जी के पैरों में रखा, और कहा मुझे भाई मुझसे जो गलतियां हुई मुझे माफ करो, और मैं आज कांग्रेस का त्याग करता हूँ। गांधी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि तू जीत के आया है, मतलब तू लोगों की पसंद है, तू रुक जा, मैं त्याग करता हूँ। दिखावटी कहा था कि मैं कांग्रेस का त्याग करूंगा। तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा देश को आपकी जरूरत है, आप जितना बड़ा ओहदा किसी का हो नहीं सकता, और मेरा क्या है, यहाँ नहीं कहीं और से काम कर लूंगा, मुझे काम करना है। और इतना कह के वो उस टेंट में से निकल के और बाहर ही चले गए। उसके बाद अंग्रेजों को पता चल गया कि सुभाष चंद्र बोस के सिर पे से साया हट गया कांग्रेस का, और जिसके सिर पे कांग्रेस का साया नहीं है उसको तो मारना, केस में फंसाना बहुत बहुत आसान था। सुभाष चंद्र बोस जैसे ही यहाँ से निकले, 10 तरह के केसेस झूठे मूठे बना के इनको जेल में डाल दिया। इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, फिर वहां से घर भेजा, वहां से ये भाग गए, और फिर भाग के ये कभी पकड़ में नहीं आए। फिर ये जर्मनी गए, हिटलर से मिले, और फिर ये जापान गए, तोजो से मिले, फिर ये साउथ की तरफ सिंगापुर में गए, जहां कैप्टन मोहन सिंह ने बहुत पहले एक छोटी सी फौज बनाई थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज, लेकिन वो काम नहीं कर पाई थी, फ्लॉप हो गई थी। 10 महीने काम करके फ्लॉप। इन्होंने दोबारा उसको पुनर्जीवित किया, बहुत अच्छे ढंग से जोश भरे भाषण दिए, और फाइनली इन्होंने अपनी सरकार बाहर बना ली। जब ये इंडिया से गायब हुए उससे पहले ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना के गए थे बंगाल में। आज तक फॉरवर्ड ब्लॉक चलता है बंगाल में, स्टूडेंट्स की एक विंग है लेकिन चल रही है। यहां तक की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 कौन सा रह गया, कौन सा? 38 और 37, 31 और 37 का फैजपुर वाला कह रहे हो? हाँ फैजपुर वाला, ठीक है वो भी पढ़ लेते हैं। फैजपुर पहली, आज सुबह मैंने फैजपुर तुम्हें नहीं पढ़ाया था? अच्छा तुम्हारे बैच में तो मैंने नीचे वाली क्लास में बताया था। फैजपुर इकलौता ऐसा अधिवेशन है जो किसी गांव में हुआ था, वो पूछ सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट अब याद आ रहा है, आपके देश की आजादी के समय जे.बी. कृपलानी कांग्रेस अध्यक्ष थे, 1946 में बने थे। 47 के अक्टूबर में राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब वो क्वेश्चन पूछेगा भारत की आजादी के समय, तो हमें क्या टिक करना पड़ेगा? कृपलानी। सन के पीछे मत जाना, अध्यक्ष जब तक अगली बैठक नहीं होती तब तक अध्यक्ष माना जाता था। यानी जब आप आजाद हुए तो अध्यक्षता किसकी मानी गई है? जे.बी. कृपलानी की। ये मेन से हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। सबकी समझ में आ गई है? ये जो 20 साल हमने देखे स्टार्टिंग के उदारवादियों के, 1885 से लेके और 1905, इसके बाद 1907 में कांग्रेस का बंटवारा और गांधी का एंट्री के कुछ साल बाद का भारत, फिर गांधी का ही भारत, कांग्रेस का काल, गांधीवादी युग। और जब तक गांधी जिंदा रहे, एक आदमी के नाम पे पूरा युग चला। इस युग में सिर्फ और सिर्फ गांधी छाए रहे। यहाँ गरम नरम और गांधी की एंट्री है, अभी कोई हीरो नहीं है यहाँ। यहाँ उदारवादियों का वर्चस्व रहा, और उदारवादियों में दादा जैसे लोग थे, फिरोज शाह मेहता जैसे लोग थे। एक समय ऐसा आया जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया मेहता की कांग्रेस, अपनी कांग्रेस अपने हिसाब से चलाता है, दुनिया की देश की बातें सुनता ही नहीं। 1907 में कांग्रेस में जब विभाजन हुआ तो शक्ति का बंटवारा हो गया, एक गरम दल बन गया, एक नरम, और फिर धीरे धीरे किसकी एंट्री हो गई? गांधी। 1915 में, तभी तो 16 में ये एक स्टेज पे इकट्ठे
पार्टियां आए, कौन कौन? गरम, नरम, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, क्योंकि अकेले कुछ कर ही नहीं रहे थे। इस दौर में अंग्रेजों ने अपनी सारी चालें चली और तुम अच्छी तरह जानते हो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो यही तो एग्जाम्पल हैं। फूट डालने का सबसे बेस्ट काम ये था, क्योंकि इस टाइम ना तो गरम कुछ कर पाया, पैसे नहीं थे, ना नरम कुछ कर पाया, ताकत नहीं थी, और गांधी बिल्कुल नए नए भारत में आए थे, एक्सपीरियंस थे, समझदार थे, पर भारत को पहचान के जड़ों तक पहुंच के ही तो काम करूंगा, इसलिए गांधी भी अभी बड़ा स्टेप नहीं लेंगे। लेकिन जब तीसरा बड़ा दौर आया 1932 में, जब इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत पेश किया, तब कौन खड़ा हो गया था? गांधी, क्योंकि वो युग गांधी का था। उस टाइम गांधी ने जो चाहा, जैसा चाहा वैसा किया। इतना क्लियर हो गया सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से सबसे ज्यादा बनने के चांसेस हैं अगर कोई पढ़ा लिखा पेपर डिजाइन करेगा। और हरियाणा का ये नहीं पता कि पेपर कौन उठा के पकड़ा दे किसको कि ये बनाएगा। कुछ चीजें एग्जाम में आने के चांसेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। पेज 97 पे देखो, 97 पे है राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण। पहला चरण, इसको फटाफट से पढ़ लें। क्या पता, क्योंकि पुलिस में ना ये अंग्रेजों की घटनाओं के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां से हमारा सारा आईपीसी और ये सीआरपीसी वहीं से उठाया है। पहली हेडिंग देखो, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी था, ये स्कॉटलैंड का रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, अंडरलाइन कर लो, एओ ह्यूम, 1885। आगे पढ़ना, ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंग्लिश में टिक कर लो, आईएनयू, इंडियन नेशनल यूनियन, आईएनयू, आईएनयू ही क्या बनेगी? आईएनसी। आईएनयू किसकी है? सुरेंद्र की। क्या सुरेंद्र आईएनसी की पहली बैठक में जाएंगे? बाद में जाएंगे, पहली में नहीं जाएंगे। ये टिक कर लो, आईएनयू, जिसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति को संस्कृत कर लो विद्यालय में आयोजित। कितने लोग पहुंचे यहाँ? 72। अगले पेज पे आ जाओ फटाफट से। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ, आईएनयू लिख लो, का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। तो ये कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा ने, दादा भाई नौरोजी। कहां से संबंधित हैं? नवसारी जिला। कौन से धर्म के हैं? पारसी। गुजरात में जन्मे थे, आज के गुजरात में, लिख लो यहाँ, गुजरात, नवसारी जिला, गुजरात, पारसी धर्म, माइनॉरिटी में थे। और जानते हो ये पहला इंडियन है जिसको अंग्रेजों ने कहां जगह दी? हाउस ऑफ कॉमन्स में। अंग्रेजों ने अपनी लोकसभा में बैठाया एक भारतीय को। कौन था वो? दादा भाई नौरोजी। इंटेलिजेंट होंगे तभी इतनी इज्जत मिल रही है। नेक्स्ट चेक करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। अगला पॉइंट भी काम का, पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इनके मुख्य टिक कर लो, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये बड़े आदमी हैं दोनों। अगला पॉइंट अंडरलाइन करना, भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसको आप आईएनयू कहते हैं, आईएनयू किसका था? आईएनयू सुरेंद्र का। किसने कहा आईएनयू का नाम बदल के कांग्रेस कर दो? दादा। और किस अंग्रेज का प्लान था ये? एओ। और किस अंग्रेज का उस टाइम पे यहाँ नाम चलता था? लॉर्ड डफरिन का। कांग्रेस किसके टाइम में बनी? डफरिन के टाइम में। वाह वाह। सोनीपत की ब्रांच में ही थे? कौन सी ब्रांच थी? अच्छा, करनाल ब्रांच से। कहाँ पोस्टेड हो आजकल? पहले तुम ही खाओ मिठाई। मधुबन में ही हो? बहुत 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 मुबारक हो। कितने दिन हो गए तुम्हें लगे हुए? 2 साल हो गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसको यहाँ रखते हैं। देखो भाई, ये 2 साल बाद ये लड़का आया, मधुबन में है आजकल, 2019 में लग गए थे। अच्छा, करनाल की ब्रांच से है ये। ब्याह हुआ नहीं हुआ तो बात की बात है, इसकी चिंता ना करो, इसकी तो फिर भी शादी हो जाएगी। तुम अपनी चिंता करो कि पढ़ लो। कितने दिन पढ़े थे? 1.5 साल पढ़े थे। 1.5 साल पढ़ा, ऐसा कितनी बार हुआ लगा कि नहीं मेरा नहीं होगा, या मैं तो पेपर पास कर ही नहीं पाऊंगा? हेलो, पहले तो सभी को जय हिंद। हाँ, तो ये जब एग्जाम देते हैं आप, मान लो जैसे ग्रुप डी का हुआ, ठीक है, और 1-2 नंबर से नहीं होता, तो देखो नेगेटिविटी आती है कि हाँ ये 1-2 नंबर से रह गया। अगर हम ना 1-2 10-12 नंबर से रहते हैं फिर नहीं आता, इतना महसूस नहीं होता। ऐसे हुए, मैंने भी लगातार तैयारी की और एग्जाम भी दिए, बहुत से भी हुए। मेरे सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल का भी हुआ था, लेकिन मैं उसकी कंप्यूटर टाइपिंग में रह गया। आईटीबीपी का भी हुआ था, लेकिन सब कुछ हो गया था उसमें, फिजिकल मेडिकल जो फाइनल लिस्ट है उसमें नहीं आया। तो अब जैसे हरियाणा पुलिस का हुआ, उसके बाद फिर फॉरेस्ट गार्ड का हुआ। मैंने फॉरेस्ट गार्ड की तरफ देखा ही नहीं भाई क्या क्या नहीं, क्योंकि मेरा ड्रीम शुरू से ही हरियाणा पुलिस रहा था। बस 2013 से स्टार्ट किया था कि भाई बनना है तो बस पुलिस बनना है और कुछ नहीं। हाँ जी, अभी कट कटा के 33,470 रुपये मिलते हैं। हाँ
हाँ, वो एनपीएस भी कटता है ना, वैसे तो 36,000 कुछ है, समथिंग है, लेकिन एनपीएस कटता है और कुछ भी आता है ऐसे, इसलिए। हाँ, नहीं, हाँ जी। हाँ बिल्कुल। पढ़ना क्या मैम, जैसे हमारा एग्जाम हुआ था 23 दिसंबर 2018 को, तो मुझे याद आप 20 दिसंबर को ऑनलाइन आए थे शाम को। ऑनलाइन आकर आपने कुछ ये बोला था कि भी ऐसा 2 दिन ना बिल्कुल आराम करो, अच्छे से खाना पीना और नींद लो पूरी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एग्जाम में जो सबको आते हैं ना क्वेश्चन, वो मत गलत करना। और आप मानोगे ना, मेरे 7 क्वेश्चन वही गलत हो गए थे। क्योंकि जब एग्जाम जैसे पेपर आया, मैडम ने जैसे बताया कि पहले आप उसको रीड करो, रीड करने के बाद जो आपको ये लगता है ना 100% श्योर है कि भाई वो क्वेश्चन करो। जैसे मैंने रीड किया ना, एक दिल से फीलिंग नहीं आती है कि हाँ ये एग्जाम अच्छा है, वो फीलिंग आई थी, क्योंकि हमें भी 1-1.5-2 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे। और मैडम बोलती थी कि जो तुम्हें नहीं आता ना वो किसी को नहीं आता। तो यही हुआ, तो उस चीज में थोड़ा सा ये लगा लो, ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया या कुछ हो गया। 3 क्वेश्चन होगा तो मेरे को अब भी याद है, उनको मैं गोला ही भरना भूल गया, और फिर भी मैं यहाँ हूँ। ये देख लो फिर हमारी कैसी तैयारी थी। मेरे को याद है 40 नंबर क्वेश्चन था, 63 नंबर और 81 नंबर। और क्वेश्चन भी आप ऐसे थे, अगर आप यहाँ जिसने भी 10-15 दिन भी आ गए उसको भी याद आ गया। एक क्वेश्चन था हाली पुरस्कार किस साहित्य में दिया जाता है, वो मैं छोड़ के आ गया समझ लो। दूसरा क्वेश्चन था एक कि वो कश्मीर के ऊपर रहेगा भी 376 धारा से किस धारा से होता है। और एक क्वेश्चन शायद और होता है, ऐसे थे। मतलब 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैं मतलब टिक करना होगा। 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने उसमें तो टिक कर दिया बिल्कुल सही, लेकिन जब गोले भरने लगा ना कोई और भर गया। तो इसीलिए मैं देखो आप सबका एग्जाम है, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट रखेंगे कि भाई जो सबको आते हैं ना वो मत गलत करना, नहीं तुम सबसे पीछे हो जाओगे। जो तुम्हें नहीं आता देखो उसके ऊपर तुम्हारा भी लक है कि भी हाँ, जो उनका लक चलेगा तुम्हारा भी चलेगा, लेकिन जो सबसे इजी है उससे बस उसको मत गलत करना। इसलिए और मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा था कि मैं सेंटर जाऊं, लेकिन पता पुलिस की जॉब ऐसी है। ट्रेनिंग टाइम में भी ऐसा हुआ, मेरी ये ड्यूटी लगी थी ट्रेनिंग टाइम में भी यहाँ, लेकिन फिर भी नहीं आ सका था। लेकिन मेरे जो ग्रुप के थे, अमन भैया, विक्की, कमल, एक हमारा छोटा है संजू खान, इनकी सबकी दिलों की मतलब ये थी कि भाई वहाँ जाए, हम लाइव आए और हम वहाँ पर शूटिंग करें। पता नहीं अब हम शूटिंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। और मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी, वो भी हरियाणा पुलिस में है। रियल तो है नहीं है, लेकिन वो सेंटर पे मिली, उसको भी यही जुनून था कि मेरे को हरियाणा पुलिस में लगना है सिर्फ, और कुछ नहीं था। तो ऐसे हमारी बात हुई, तो हम दोनों ही स्टडी करते थे साथ बैठ के। अब उसकी पोस्टिंग कुरुक्षेत्र है, हमें अब ये डिस्ट्रिक्ट अलाउ नहीं हुआ है। देखो स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, मैंने भी किया, बहुत किया। अगर स्ट्रगल करके आप कुछ हासिल करते हो ना, उसका कुछ अलग ही मजा है। क्योंकि अगर बिना स्ट्रगल करे जैसे एक 1 चांस में मिल गया, तो आपके साथ एक फीलिंग आती है कि एक चांस में ये कर लिया, इससे आज मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसे हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग में भी थे कई लड़कियों का जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देते थे। ट्रेनिंग में लेट आना, पनिशमेंट खाना, ये चीज़ होती थी। लेकिन मेरे लिए, मैंने कभी ना तो ट्रेनिंग में कभी लेट हुआ ना भी अब तक। बस मैम इतना ही। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 मुबारक हो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। ठीक है, पेरेंट्स खुश हैं अब? चलो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ऑल द बेस्ट। अब कोशिश करो बस स्टार्स लग जाएं। सक्सेस हो गया? नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो जोरदार तालियां बजा दो इसके लिए। अच्छा ये घड़ी, ये एक, अब देखो, ये तुम भी दुआ करो, तुम भी किसी दिन ऐसी वर्दी में आके घड़ी ले पाओ। बहुत बहुत मुबारक हो, खूब आगे बढ़ो। और डब्बा ये तुम्हें थोड़ी देगा, ले जाएगा, नीचे बहुत लोग बैठे हैं, खिला देगा। तुम्हें खानी है, खिला दो इनको भी, इनको खिला दो, इनकी भी इच्छा पूरी हो जाए बेचारों की। देखो लगने के बाद एक अलग ही मजा होता है लाइफ का, है ना। चलो मिल गई अब मिठाई। तुम लोगों का पेपर लड़कों का अक्टूबर में है ना? अक्टूबर में। लड़कियों का कांस्टेबल का भी और एसआई का भी इसी महीने में है।
चलो बढ़िया पेपर करना। इसने जैसे गलती कर दी, 7 क्वेश्चन आसान नहीं होते, 7 नंबर। अब ये मान लो कहीं इसके कुछ ना आते हुए ठीक हो गए, अदरवाइज 7 गलत होने का मतलब होता है आपका नंबर कट जाना। इसका चांस अच्छा रहा कि इसके 7 आते हुए गलत होके भी ठीक हो गए। कोशिश करनी चाहिए, पहली चीज पेशेंस लूज ना करें। पेपर में जो चीजें आती है ना, अपने आप को मेंटली फ्री रखो। जो तुमने नहीं पढ़ा वो दुनिया में किसी ने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई क्या पढ़ेगा। हम अपने पार्ट पे इतना पढ़ाते हैं कि जितना हमारा बच्चा पढ़ के जाए उतना बाकी कोई बच्चा नहीं मिलेगा। अगर पेपर बहुत टफ आ गया तो ये मान के चलना वो सबके लिए टफ है। उसमें से जो पोर्शन आसान है उसमें तुम्हें नंबर नहीं कटवाने। अगर 100 में से 30 क्वेश्चन बहुत टफ आ गए तो ये नहीं कि देखते हाय मेरा नहीं होगा, अब तो मेरा होना ही नहीं, ऐसे भी होते हैं। 30 क्वेश्चन टफ है, 30 में किसी को कुछ आता ही नहीं। अब ये पिछले पेपर में जो गाय भैंस और इनके क्वेश्चन किसी को भी नहीं आते थे, कंपटीशन था ही नहीं। कंपटीशन हमेशा उसमें होता है जो सबने पढ़ रखा है, उसमें से कौन बेस्ट कर गया, और वहां नंबर कटवा दिया तो फिर आपका नंबर हट गया। और अगर आपने उसको बेस्ट कर लिया तो इस तरह के 20-30 क्वेश्चन आपकी किस्मत नहीं बदल सकते, जो कि किसी को नहीं आते। 2-4 नंबर वो किस्मत बदल सकते हैं जो सबको आते हैं और आते आते गलत करते हैं। और बहुत नॉर्मल बात है आते हुए क्वेश्चन गलत होना। आपको इससे ओवरकम करना है कि आते हुए गलत कैसे ना हो। और मेरी दुआ हमेशा यही है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो जरूर मिठाई के साथ आए। और देखो इसको 2 साल में ही सही, आज इसको मौका मिला। ऐसे बहुत लोग आते हैं, कोई 3 साल बाद, कोई 2 साल बाद, फर्क नहीं पड़ता कि उसने बताया नहीं बताया। मेन चीज होती है पढ़ लिख के लग गया। हमें भी खुशी मिलती है कि चलो हमारा पढ़ाया कोई बच्चा कामयाब हो गया। टीचर और पेरेंट्स हमेशा खुश होते हैं जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ता है, मेहनत खुद करनी पड़ती है। तुम्हारे बदले ना मैं पढ़ सकती ना तुम्हारे माँ बाप, ठीक है। तो खूब बढ़िया पेपर करना चाहिए। अब आज का टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, कल पढ़ेंगे अब। चलो।